दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टुला के नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में कि फिस्टुला को नेचुरली कैसे हम ठीक कर सकते हैं अगर दवा का हम इस्तेमाल न करें तो भी। तो दोस्तों आज एक तो मैं बात करूँगा आपको कि आप बिना किसी मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं, साथ में होम्योपैथी की एक मैं विशेष मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में आपको जनरली कहीं बताया नहीं जाता और वो किस सिम्टम पे ली जाती है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आइए दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप फिस्टुला को वाकई ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काम आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फिस्टुला के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो आप लोग जानते हैं कि फिस्टुला होता है क्या है बेसिकली। ठीक है, फिस्टुला या जिसको भगंदर बोलते हैं यह गुदाद्वार में होने वाला एक पीड़ादायक रोग है, इसे फिस्टुला भी कहते हैं। इस रोग में गुदाद्वार में फुंसी या फोड़ा जैसे बन जाता है। इलाज न करने पर यह फोड़ा बढ़ता जाता है और गुदाद्वार की दूसरी तरफ तक पाइप नुमा एक रास्ता बना लेता है और इस फोड़े के कारण बैठने, लेटने, शौच करने जैसे सामान्य कामों में भी बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार गुदाद्वार से खून और बदबूदार मल भी निकलने लगता है, पस भी निकलने लगता है। आइए आपको बताते हैं भगंदर होता क्यों है दोस्तों और क्या है इसका प्रॉपर इलाज। क्या आप जानते हैं कि कैसे होती है भगंदर की शुरुआत? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि भगंदर की शुरुआत होती कैसे है। भगंदर की शुरुआत में गुदा मार्ग में छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं जिनमें छूटने या बैठने पर हल्का दर्द हो सकता है। कुछ सप्ताह के बाद इन फुंसियों में मवाद आ जाता है और ये फूट जाती हैं। बेसिकली नए लोगों के लिए है, जिनको पता है इसके बारे में तो वो इसके आगे की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता वो ज़रूर इस चीज़ को समझ लें कि होता कैसे है। तो ऐसे में रोगी को बैठने, लेटने और शौच करने में दर्द महसूस होता है। कई बार ये रोग इतना तकलीफ दे होता है, तकलीफ़ ज़्यादा इतनी होती है कि रोगी न तो पेट के बल लेट पाता है नहीं तो पीठ के बल, तकलीफ़ की वजह से। इसके अलावा सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जब भी हम गुदाद्वार की ठीक से सफाई ना करें या साफ़ सफाई ना रखें, वहाँ गंदगी के कारण गुदाद्वार के आसपास में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से भी भगंदर का कारण बन जाता है, भगंदर हो सकता है। इसके अलावा कई बार गुदाद्वार में बहुत ज़्यादा खुजला देने पे या वहाँ पे बाल इकट्ठा होने की वजह से, गंदगी इकट्ठी हो जाने की वजह से भी भगंदर हो जाता है। लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहने पर भी भगंदर या फिस्टुला की शिकायत हो जाती है और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक रोग होता है। कई बार गुदा मार्ग में अगर चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी भगंदर की संभावना हो सकती है। चोट लगने के कारण अगर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन बाद में इस तरह की चीज़ों में बदल जाता है। भगंदर या फिस्टुला के लक्षण क्या क्या दिख सकते हैं हमको, क्या क्या तकलीफ़ें हमको महसूस हो सकती हैं। तो पहला होता है कि मल त्याग करते समय दर्द का होना। जब भी लैट्रिन कोई करता है पेशेंट तो उसको तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ होना जनरली क्या होता है कि पाइल्स की कंडीशन में भी होती है, तो बड़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि पाइल्स है, फिशर में भी होता है, तो फिशर है, पाइल्स है या फिस्टुला है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस कंडीशन में हो रहा है, तकलीफ़ कौन सी है और किस तरह की तकलीफ़ है, जिससे हमको कंफर्म करना है कि किस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, जैसे पाइल्स है तो पाइल्स में जनरली क्या होता है कि या तो दाने दाने जैसे निकले होते हैं या थोड़ा सा मस्से जैसा निकला होता है लैट्रिन के रास्ते में बाहर की तरफ में, या फिर लैट्रिन करते समय ब्लड का आ जाना। ठीक है, तो ये जनरली होता है ये पाइल्स की कंडीशन में। लेकिन अगर उसके साथ में लैट्रिन करते समय अगर दर्द हो लैट्रिन के रास्ते में तो वो होता है जनरली फिशर की वजह से। ठीक है, कभी कभी पेन होता है, जब थोड़ा सा एडवांस केस होता है पाइल्स का तो दर्द होता है। तो वहाँ पे जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ चुभ रही हो, खोपची जैसी या लकड़ी जैसी या कोई उसके अंदर कील ठूसी हुई हो, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं पाइल्स के केस में। फिशर के केस में ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की तरफ कोई चीज़ है जिसमें दरार जैसी पड़ गई है और उसमें पानी लगने पे भी तकलीफ़ होती है, पानी से साफ़ करने पे भी वहाँ पे जलन या तकलीफ़ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। तो ये फिशर के केस में जनरली होता है। और जब हम बात करते हैं फिस्टुला के बारे में तो फिस्टुला में आप देखेंगे कि जो एनस का द्वार होता है उसके आसपास के एरिया में तकलीफ़ होती है, वहाँ पे खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। और जो लक्षण होते हैं कि मल द्वार से कभी कभी खून आना शुरू हो जाता है, वो बेसिकली अंदर अल्सर होता है उसकी वजह से होता है ऐसा। गुदा के पास में बार बार फोड़े होना, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है
भगंदर का। मवाद का स्राव होना, ठीक है, अगर लैट्रिन के रास्ते मवाद है या आसपास के एरिया से अगर मवाद है तो समझ लीजिए कि फिर अंदर कहीं न कहीं पे इन्फेक्शन है, ठीक है। मल द्वार के आसपास में दर्द होना, ये भी एक सिम्टम होता है। खूनी या दुर्गंधयुक्त स्राव होना, ब्लड के साथ में हो तो ब्लड के साथ में जनरली इंटरनल पाइल्स में भी हो सकता है, लेकिन उसको कंपेयर आपको करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो दुर्गंधित स्राव अगर है तो समझ लीजिए कि अगर दुर्गंध है इसका मतलब कहीं न कहीं पे इन्फेक्शन है, तो ये ज़्यादा इंडिकेट करता है फिस्टुला की तरफ में, भगंदर की तरफ में। मल द्वार के आसपास में जलन होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। बड़ी बार पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब मल द्वार के आसपास में जलन सी महसूस हो रही है, ठीक है। थकान महसूस होना, इन्फेक्शन के कारण आपको पता ही है थकान हो जाती है, तो थकान महसूस होना, इन्फेक्शन के कारण बुखार या ठंड लगना, कपकपी जैसा महसूस होना, तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं फिस्टुला के, ठीक है। क्योंकि बड़ी बार क्या होता है कि जैसे बुखार आता है तो हम लोग नॉर्मल दवा ले लेते हैं, पैरासीटामॉल या कोई भी चीज़, हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है कि हाँ किस वजह से बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन कहाँ पे है, उसके हिसाब से उसकी कौन सी दवा लेनी है, ठीक है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस तरह की तकलीफ़ है, उसके किस लिए बुखार आ रहा है, क्योंकि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, आप जानते ही हैं। बुखार सिर्फ एक सिम्टम होता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ हो रही है या कहीं ना कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, ये इंडिकेट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं फिस्टुला के केस में हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए। देखिए आपको मैंने कहा था कि कुछ घरेलू चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं मेडिसिन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आज मैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया तो आप यकीन मानिए आने वाले बहुत ही कम समय में आप नॉर्मल दवा लेकर के भी या आप बिना दवा के भी अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और सही तरीके से अगर बताऊँगा, अगर सही तरीके से आपने किया इस चीज़ को, थोड़ी सी दवा की मदद ले ली आपने होम्योपैथिक की, तो ये 100% क्योर भी कर सकते हैं आप बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। दोनों चीज़ होती है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, दोनों बताऊंगा आपको। पहली चीज़, स्पाइसी फूड टोटल बंद कर दीजिए, 100% स्पाइसी फूड टोटल बंद कर दीजिए, ठीक है। फ्राइड फूड, जितनी भी तली भुजी चीज़ें हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। पिकल्स, अचार, मसाले, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। मीट खाना टोटल बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इवन पाइल्स की बात कर रहा हूँ, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, भगंदर है, इन सारी चीज़ों को सही करना है, स्पेशली फिस्टुला तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या लेना है रिकमेंडेड डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सकता है आप अपने भोजन का कम से कम 80% तक आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आ जाइए, ठीक है। फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं, जितने भी फल हैं, जो मौसमी फल हैं, ठीक है। आपको एक मैं डाइट बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह से फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो डाइट आप भोजन ले रहे हो उसमें 80% आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। 20% आप जो भी खाना है नॉर्मल, चावल दाल रोटी सब्जी, उसको इंक्लूड कर दीजिए। 80% वो चीज़ें जो कि कच्ची हैं। कच्ची का मतलब क्या है, जैसे फल है कच्चा होता है, जितने भी सलाद हैं, और सलाद में कम से कम 3-4 प्रकार के कम से कम सलाद आपने काटना है। सलाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो पूरी बॉडी का वेट है उसका एटलीस्ट 0.5% होना चाहिए, ठीक है, या 1% हो तो बहुत बढ़िया। जैसे सपोज आपका वजन है 60 kg, ठीक है, तो 60 kg अगर आपको वजन है तो 1% यानी 600 ग्राम लगभग आपको लेना है वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स का मतलब ये जो कच्ची चीज़ें हैं, जो सलाद है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और ये आपने लगातार लेना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपने अगर इसको 1 महीने तक फॉलो कर दिया लगातार डेली बेसिस पे, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा आपके फिस्टुला में। आप करके देखिए इसको, बहुत ही ज़बरदस्त आजमाया हुआ नुस्खा है। और ये नुस्खा नहीं है, ये बिल्कुल इस चीज़ को अगर मैं कभी डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा आपको कि ये होता क्यों। बेसिकली क्या होता है कि शरीर में हमारी बीमारियां ही तब होती हैं या कोई इन्फेक्शन ही तब होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ आज, ये चीज़ अगर आपको आज समझ में आ गई तो आपको फिस्टुला आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं, थोड़ी सी डॉक्टरी मदद के साथ में, ठीक है। देखिए शरीर में इन्फेक्शन होता कब है, शरीर में इन्फेक्शन तब होता है जब शरीर का मीडियम हो जाता है एसिडिक। शरीर का मतलब ब्लड का, ठीक है। अगर ब्लड का मीडियम एसिडिक हो जाएगा तो एसिडिक मीडियम में ही जितने भी बीमारियां होती हैं वो पनपती हैं, ठीक है। अब
मैंने आपसे क्या कहा कि आपने 80% ले लेना है बिल्कुल एल्कलाइन फूड, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कच्ची चीज़ें, ये क्या है, ये बेसिकली है एल्कलाइन फूड। आप फल लेते हैं एल्कलाइन है, कच्ची जितनी भी चीज़ें होती हैं, सलाद हैं, वो सब होता है एल्कलाइन। सलाद में लहसुन प्याज को हटा दीजिएगा, उसके अलावा जो चीज़ें होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बड़ी बात, सलाद में लोग लहसुन प्याज को भी ऐड कर देते हैं। लहसुन प्याज देने से होम्योपैथिक दवाओं का असर कम होता है, आपको पता ही है। तो इसलिए उस चीज़ को हटा करके फिर बाकी चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया कि आपने अगर 80% और आपके बॉडी वेट का 1% अगर आपने लिया, मतलब ये कि अगर आपका 60 kg वजन है तो आपने ले लिया 600 ग्राम और डेली ले रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जैसे ही आपका 2-3 हफ्ता बीतेगा, ठीक है, 15 दिन 20 दिन के बाद में क्या होगा कि अंदर आपका जो भोजन है वो तो कम जा रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम कम जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन जा रहा है। जब ज़्यादा अल्कलाइन जा रहा है तो अंदर जो ब्लड आपका बनेगा, नया ब्लड बनेगा, वो कैसा होगा, वो होगा एल्कलाइन। और जब एल्कलाइन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जितना भी ब्लड आपका फ्लो होगा, भाई वो तो फिस्टुला के पास में भी जाएगा ना, वहाँ भी जाएगा, तो वहाँ के जो इन्फेक्शन है ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में कोई भी बैक्टीरिया वायरस पनप नहीं सकता, आप समझ लीजिए। तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर एल्कलाइन आपने ब्लड को बना दिया, आपका ब्लड का अगर आप पीएच टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे एसिडिक है, ठीक है। जिनको भी फिस्टुला जाके चेक करा लें, ठीक है। अगर आपने उसको एल्कलाइन कर दिया तो उसके अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन रुक नहीं पाएगा। जब कोई इन्फेक्शन रुक नहीं पाएगा, वो ब्लड जब जाएगा फिस्टुला के पास में, तो वहाँ जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो ऑटोमेटिक ख़त्म होते चले जाएंगे। और वही मैंने कहा कि थोड़ी सी होम्योपैथिक दवा का सहारा ले लेंगे तो आप अपने आप आसानी से, जो दवाई मैं बताऊंगा, अगर उसका भी सहारा आपने ले लिया और साथ में इसको कर लिया, तो बिना किसी डॉक्टरी मदद के भी आप इसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ तक लगातार, पर डे। क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ कि आपने जो डाइट है उसको बिल्कुल चेंज कर देना है। डाइट कैसी कर देनी है? 20% नॉर्मल भोजन। नॉर्मल भोजन का मतलब है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो नॉर्मली है, और सब्जी के अंदर में तेल, मसाला, जो चीज़ अभी मैंने बताई आपको, स्पाइसी फूड और ये पिकल्स वगैरह, अच्छा, या ऐसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हटा देना अपने भोजन से। टोटल 20% सिर्फ वो रहेगा। हो सकता है 2 रोटी हो, 1 रोटी हो, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल, या दाल की मात्रा, मतलब वो 20% होगा बस। 80% आपका होगा कच्ची चीज़ें, ठीक है। कच्ची चीज़ों में आपका जितना ज़्यादा आपका बॉडी वेट के हिसाब से कर लीजिए आप 1%। अगर आप 70 kg गए तो 700 ग्राम के आसपास में। अब उसमें कम से कम 4 कच्ची चीज़ें का, 4 आप कह लीजिए कि सलाद ले लीजिए, 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार के अलग अलग हो सकता है, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, उसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, आप उसमें और भी चीज़ें हैं, फूल गोभी है, ऐसी चीज़ें, या बंद गोभी है, उसको लोग यूज़ करते हैं खाने में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कच्ची होनी चाहिए, जो भी आप खा सकते हो, ठीक है। उसको आपने ले लिया, ठीक है, 80%, ठीक है। 8 भाग ये, 2 भाग ये, टोटल हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये आपने 1 महीने तक लगातार करना है, ठीक है। तो आपका मीडियम अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा ब्लड का, और आपकी बीमारी हर जड़ से समाप्त होती चली जाएगी, ठीक है। एक तो आपने ये करना है। दूसरी चीज़ कि आपने खाने में ऐसी चीज़, फल की बात मैंने करी, फल आपने कम से कम, जो मौसमी फल मिल रहे हैं, ठीक है, मौसमी फल हमेशा लीजिएगा। ऐसा फल मत लीजिएगा जो आपके मौसम में नहीं हो रहा हो। जो उस मौसम का फल है, बस वही फल आपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना, खाना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और करिएगा कि अगर आप गेहूं को बो दीजिए उसमें मिट्टी में, तो देखेंगे कि कुछ दिन के बाद में, 10-15 दिन में, उसमें अच्छी खासी इतनी बड़ी फसल जैसी निकल आती है। आपने क्या करना, उसको काट लेना, ऊपर से, जड़ से नहीं निकालना, काट लीजिए, उसको साफ़ करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, या उसको आप जैसे भी करके उसका रस निकाल लीजिए। और उस रस को अगर आप पी सकते हैं पर डे, ठीक है, जितनी मात्रा में निकले, ठीक है, एटलीस्ट 20 ml 25 ml पर डे अगर आप पीते हैं, तो ये आपके बॉडी को बहुत तेज़ी से अल्कलाइन करता है, ठीक है। तो ये भी इसके साथ में भी किया जा सकता है, दोनों एक साथ में कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना आपने, ठीक है। पानी आरओ का ना हो, नॉर्मल पानी का हो, क्योंकि आरओ में क्या होता है कि उसके अंदर में जो मिनरल्स होते हैं वो साफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना आपने कि आरओ का ना हो, नॉर्मल पानी हो, तो वो आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स की आवश्यकता है वो उसको पूरा करेगा। ये करना है आपने।
अब मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक में दवाएं कौन कौन सी हैं जो यूज़ करनी है आपको। मैं आपको कुछ एक दवा के बारे में बताऊँगा आज, ठीक है। पहली दवा है सैलिसिया। सैलिसिया दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। सैलिसिया 200 को सुबह शाम। दूसरी दवा है मारिस्टिका, इसको भी सुबह शाम इस्तेमाल करना है, ये दोनों दवाएं। और एक दवा और है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर ले लीजिए और इसको आप 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम को आधे कप पानी में डाल करके आप दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करिए। बर्बेरिस वल्गेरिस का एक स्पेशल इंडिकेशन होता है, आपको मैं बता दूं कि जब भी स्टूल वाइट कलर का हो, सफ़ेद रंग का स्टूल हो, लीवर भी कहीं कहीं से उसके अंदर में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तो ये 3 दवाएं अगर आप लेते हैं और साथ में जो चीज़ मैंने बताई, अगर इसको आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी फिस्टुला को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि फिस्टुला का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, और ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फिस्टुला के लिए, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो, चूँकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।